आजकल कैंसर ऐसे हो गया है कि तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। अब कैंसर का पहले तो हमको ये सोचना है कैंसर सेल जो होती है उसका भोजन क्या है। कैंसर सेल को भोजन चाहिए था, एसिडिक भोजन चाहिए हो। आप किसी भी कैंसर के फोड़े को देख लो, आप फोड़ोगे तो उसमें क्या निकलेगा, फ्लूइड निकलता है, वो सब एसिडिक होता है। सोशल मीडिया पे इन हर बीमारियों के लिए 200 वीडियोस पड़े हुए हैं कि ये कर लो वो कर लो। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कई लोगों को देखा कि वो सोशल मीडिया के ट्रेंड को बिल्कुल पागलों की तरह भी फॉलो करते, उसके बावजूद भी उनको लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे हमें आपको कि लोग कहते हैं अर्जुन की छाल एक होती है। हाँ, हार्ट में बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल प्रचार दिया पूरी दुनिया में कर दिया कि अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाइए पीजिए। अब मेरा क्वेश्चन है, कौन सी आयुर्वेद की बुक में लिखा काढ़ा? पहले तो श्योर करिए सामने वाला डॉक्टर है कि नहीं है। हाँ। ये व्यक्ति कैसे निर्धारित करे कि ये अच्छा डॉक्टर है? बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। दूसरी बात ये मेरा ये कहना है, कोई भी दुनिया की दवा 3 महीने से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊं, शुगर की तो इलाज की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों? आप केवल लीवर को सही रखिए। आप किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाइए, ठीक है, अगर वो 100 अल्ट्रासाउंड करता है पर डे तो 100 में से 90 फैटी लीवर निकलेंगे। मास्टरबेशन बहुत बड़ा कॉज आ गया आजकल। हाँ, बिल्कुल। आजकल तो एज का कुछ बैरियर नहीं बचा कि इस उम्र के लोग इन चीजों में इन्वॉल्व है। कैसे आदमी अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? किसी जमाने में डिप्रेशन को बीमारी नहीं मानता था, यूथ पूरा डिप्रेशन की वजह से बर्बाद हो रहा है। कोचिंग करने गया, आपको एक्सपेक्ट अपने बच्चे से बच्चा टेस्ट निकाले, ये निकालेगा, अगर धोखे से नहीं, कौन सी आफत आ गई भाई? तो यही डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से वो सुसाइड तक पहुंचता है, बीमारियों का कारण है। अभी तो बीच में बोला जाने लगा कि दूध है, हाँ, घी है, इसको खाना बंद कर। लेकिन आप दूध कहाँ पी रहे हो? आप तो जहर पी रहे हो। एक ऐसा डाइट चार्ट अगर बता जिससे मतलब बीमारियां दूर रहे और आदमी स्वस्थ ज्यादा रहे, ऐसा आयुर्वेद में व्यवस्था है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरेक्शन विद शशांक के एक नए पॉडकास्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेदा पर। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक अनस्टेबल लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन में आती चली जा रही हैं, जैसे डायबिटीज़, बीपी, ब्लड शुगर्स एंड ऑल्सो स्ट्रेस और बहुत सारी बीमारियां हैं। आयुर्वेदा उसमें प्राकृतिक तरीके से आके साथ ही उनको क्योर ही नहीं करता है, हमारी लाइफ स्टाइल को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में भी कन्वर्ट करता है। आयुर्वेदा के बारे में एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है, वो सिर्फ बीमारी को ख़त्म नहीं करता, हमारे शरीर, मन और जीवन तीनों को संतुलित करता है। इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए और उस पर बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डालने के लिए आज है हमारे साथ डॉक्टर एस.के. यादव जी। डॉक्टर एस.के. यादव जी लास्ट 10 से 12 साल से आयुर्वेदा के माध्यम से हेल्थ और वेलनेस को बहुत अच्छे तरीके से बहुत कई सारे स्टेट्स में जाकर उन्होंने अभी तक प्रमोट किया हुआ है। आयुर्वेदा के बारे में और समझने के लिए क्या हमारी जो डेली बेसिक लाइफ स्टाइल है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है आयुर्वेदा की, और साथ ही हम अपनी डेली की लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं अगर आयुर्वेदा को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए चलते हैं आयुर्वेद के वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर एस.के. यादव जी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सर पहला मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी जो भी मैंने आपके बारे में इंफॉर्मेशंस वगैरह निकाली, उसमें एक चीज़ थी कि आप 10 या 12 सालों से कर रहे हैं, तो आपका मन था आयुर्वेद में आना या कोइंसिडेंसली आप आ गए? नहीं, हम जब पढ़ाई कर रहे थे, लगभग जब हमारा फाइनल ईयर था जी, फाइनल ईयर में एक्चुअली ऐसे व्यक्ति को मैंने सुना जी जो आयुर्वेद में बात करते थे और राष्ट्र की बात करते थे। अच्छा। उनका नाम था राजीव दीक्षित जी। बिल्कुल। तो जब हमने उनको पढ़ा जी और सुना जी तो आयुर्वेद के प्रति रुचि अपने आप बढ़ती चली गई। एक्चुअली वो लाइलाज बीमारियों पे काम करते थे। बिल्कुल। तो ऐसे कैसे आदमी को निजात दी जाए, तो उनको सुनने के बाद हमारी रुचि आगे बढ़ती चली गई। अच्छा। और अफसोस की बात ये रहा, जैसे ही फाइनल खत्म हुआ हाँ, तो किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई और कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। अच्छा। जब मौका नहीं मिला तो जागरूकता थी उनके बारे में जानने की, उनको जानते हुए हम उनके घर पे पहुँचे। अच्छा। तो जब उनके घर पे उनके माता पिता से मुलाकात हुई, उनके भाई हैं एक प्रदीप दीक्षित, अच्छा, उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। जब वहाँ हुई तो वहाँ हालात देखे, आयुर्वेद के उर्वेद कितनी रुचि है, कैसे बढ़ावा देना, तो वहीं हमारी एक मुलाकात हुई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी से। आर.एन. वर्मा जी, हाँ। तो उनके साथ हमने मिलके वहाँ मंच बनाया, डॉक्टर राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट जी, उसके मंच से हमने 24 स्टेटों में कैंप लगाए।
24 स्टेटों में कैंप लगाए। जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, हमने महाराष्ट्र में बहुत काम किया, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह लगभग हमने कैंप लगाए और आयुर्वेद की जागरूकता को फैलाया, और वो भी आयुर्वेद को साइंटिफिक तरीके से लोगों के बीच में रखा। आयुर्वेद को साइंटिफिक तरीके से लोगों के बीच में रखा। इसको थोड़ा सा सर बताएंगे कि आयुर्वेद को साइंटिफिक तरीके से कैसे रखना, मतलब? हाँ, जैसे क्या होता है, जनरल को आयुर्वेद की भाषा आम आदमी की समझ में नहीं आती है। जैसे पहले तो मैं बताऊं आपको आयुर्वेद होता क्या है। बिल्कुल। आयुर्वेद एक इतनी दुनिया में मात्र एक ऐसी सूक्ष्म कला है जो हमें जीना सिखाती है। अच्छा। एक आयुर्वेद में सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षणम आतुर प्रकाश प्रश्नम। इसका मतलब ये हुआ, जो लोग व्यक्ति हैं, बीमार हैं, उनको सही करना ही है हमें, और जो बीमार कभी ना पड़े, ये भी आयुर्वेद में एक व्यवस्था है कि हम कभी बीमारी ना पड़ें। अच्छा। हाँ, तो ये दोनों व्यवस्थाओं को लेके साथ में हम लोग चलते हैं। और आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, उनके इर्द गिर्द पूरा आयुर्वेद घूमता है। जैसे एक सूत्र में आपको बताऊँ, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। जी। मतलब दोष हमारे 3 हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है। अब जैसे हम बात की बात करते हैं तो लोग नहीं समझते, आम आदमी की बात में कि बात क्या होता है। अब मॉडर्न में उसको एयर कहते हैं। हाँ। जैसे मॉडर्न गैस बन गई। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ क्या, वो बात की बीमारी है। जी। अब पेट में कोई समस्या, जैसे एसिडिटी हो रही है, अल्सर हो गए हैं, या कोई भी डिजीज, एनीबॉडी, कोई भी डिजीज, तो हम उसको पित्त की बीमारी कहते हैं। जी। सीने से ऊपर, मतलब चेस्ट से ऊपर जो भी दिक्कत, उसको हम कफ की बीमारी कहते हैं। अगर हमने इन तीनों दोषों को साम्य अवस्था में अगर कर दिया तो हम हमेशा निरोग रहेंगे। और आयुर्वेद ही एक ऐसा दुनिया में ग्रंथ है जो हमें कहता है कि 100 साल जी सकते हैं आप, अभी भी। अगर आप पूरी लाइफस्टाइल आयुर्वेद के साथ करते हो तो आप अभी भी जी सकते हो। और आयुर्वेद हमेशा केयर की बात नहीं करता जी, क्योर की बात करता है। और केयर और क्योर में बहुत अंतर होता है। जी बिल्कुल। जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए, हाँ। अगर डायबिटीज आपकी 300-400 आ रही है जी, आपने टेबलेट खाई तो आपकी महीनों में कंट्रोल चल रही, तो ये है केयर जी। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि हम लाइफस्टाइल ऐसी अपनाएं, ऐसी दिनचर्या अपनी कर लें जो शुगर हमारी नॉर्मल ही कंट्रोल रहे जी? वो आयुर्वेद में व्यवस्था है। अच्छा। ये हमारा महान ग्रंथ आयुर्वेद। तो जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका हम क्योर नहीं कर सकते हैं। केयर तो जब आदमी को प्रॉब्लम होगी उसके बाद केयर में जाते हैं। आप उसके पहले की ही प्रॉब्लम की जड़ पे ही बात करोगे, हम जड़ ही नहीं पड़ने देंगे। हाँ, जड़ ही नहीं पड़ने देंगे। तो अगर इतनी चीजें हैं, हाँ। अगर हमारे यहाँ ऐसा विज्ञान है, हाँ। हमारे पास, और आज से नहीं है, संस्कृत हमारी जब से संस्कृति है तब से है, हाँ। तो भी आदमी फिर इन चीजों की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? या ऐसी क्या कमी पड़ जा रही है कि आदमी समझ ही नहीं पा रहा है, या आदमी इतना दूर क्यों रहता है आयुर्वेद से? हाँ, देखिए अभी क्या हुआ, आयुर्वेद के प्रति अवेयरनेस नहीं है, और इसमें ये कहूँगा कि अवेयरनेस भी नहीं है और जागरूकता नहीं है। और आयुर्वेद को इतना टफ बना दिया गया है, उसके शब्द इतने टफ बना दिए, और चिकित्सा को इतना महंगा प्रचार कर दिया कि बहुत महंगी चिकित्सा है और रिजल्ट देर में मिलते हैं जी। और आयुर्वेद को उन लोगों ने ज़्यादा ख़राब किया है जो आपने देखा होगा, कहीं भी आयुर्वेद की दवा दे देते हैं सड़क पर बैठ के, और फिर फ़ायदा नहीं करती है तो कहते हैं आयुर्वेद बेकार है। पर आयुर्वेद बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से काम करता है। आप आयुर्वेद को साइंटिफिक तरीके से यूज करोगे तो ऐसी कोई डिजीज ही नहीं है जिसमें आपको बेनिफिट ना मिले। ऐसी कोई डिजीज नहीं है? हाँ, कोई डिजीज नहीं। आप कोई भी मुझे बीमारी बताइए, मैं बेनिफिट बताऊंगा आपको। आजकल तो लोगों को पहले जो 60-70 साल में, 80 साल की उम्र में बीमारियां होती थी, हाँ, आजकल कैंसर ऐसे हो गया कि कैंसर हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, हाँ। बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसको अगर मैं काउंटिंग करना चालू करूं तो ही उसमें उनकी काउंटिंग्स के पहले हार्ट अटैक बोल सकते हैं। हाँ। आज एक आदमी जिम जा रहा है, एक 30 साल का लड़का जिम जा रहा है, 25 साल का लड़का जिम जा रहा है, अच्छी डाइट फॉलो कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं ये डाइट खा रहा हूँ, मैं कोई फास्ट फूड नहीं खा रहा हूँ, कोई बाहर की चीज़ें नहीं खा रहा हूँ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बहुत सी सारी डिटेल्ड वर्कआउट कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ डाइट की मैं बात कर रहा हूँ जी। और उसके बावजूद जो रिजल्ट आ रहा है वो हाथ में नहीं है। हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, हाँ। इतने बड़ी बड़ी मशीनरी हमारे पास आई, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आ गए, हाँ। तो फिर भी बीमारियाँ कम क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी कैंसर की बात की, हाँ। अब कैंसर का पहले तो हमको ये सोचना है, कैंसर सेल जो होती है उसका भोजन क्या है? कैंसर सेल को भोजन चाहिए था, एसिडिक भोजन चाहिए होता है।
अच्छा। आप किसी भी कैंसर के फोड़े को देख लो, आप फोड़ोगे तो उसमें क्या निकलेगा, फ्लूइड निकलता है, वो सब एसिडिक होता है। अब हमको ये पहचानना है कि एसिडिक खाना कौन सा होता है और एल्कलाइन खाना कौन होता है। आयुर्वेद में ये बहुत पहले कहा है, आज मॉडर्न साइंस बात करती है एसिडिक और एल्कलाइन की, लेकिन हमारे यहाँ क्षारीय और अम्लीय शब्द वही है। अच्छा। आज आप कैंसर शब्द दे रहे हो, लेकिन आयुर्वेद में पहले ही कहा चुका है कर्क रोग। तो हम ऐसा नहीं कैंसर कोई नया है, नया कुछ नहीं है। हम लोग कर्क रोग कहते थे, आज कैंसर कह रहे हो। हम जिसे राजक्षमा कहते थे, आज आप उसे टीबी कह रहे हो। तो बदला कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अम्लीय खाना और एल्कलाइन खाना होता है उबला हुआ खाना, बिल्कुल कच्चा खाना, बिल्कुल। अब बॉडी हमारी क्या होती है, 80% चाहिए। अब हम आप और हम आ गई पूरे दिन में 90 नहीं 100% एसिडिक खाना खाते हैं, उसमें कुछ होता नहीं। एसिडिक खाना, एसिडिक खाना वो खाना होता है ज़्यादा मिर्च मसाले डालना, पका देना। खाना कौन सा होना चाहिए, उबला हुआ खाना। अच्छा। जैसे आपने दाल बनाई, अब दाल आप किस लिए खाते हो, प्रोटीन मिले शरीर को। बिल्कुल सही बात। आप बहुत खुश हो रहे हैं प्रोटीन, नहीं कि कुकर में दाल बनती है या पकती है, आप बताइए। न तो बनती है न पकती, उबलती है। हाँ। आप कुकर की दाल को बनाइए और किसी लैब में ले जाइए, आप हांडी की दाल को बनाइए किसी लैब में ले जाइए, कुकर की दाल में केवल 10% प्रोटीन नहीं बचता है, और हंडी की दाल में आप खुले में बनाते हो तो 100% प्रोटीन रहता है। तो इतना अंतर कैसे, किसको, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये इतना अंतर कैसे कि एक हांडी एक मिट्टी के बर्तन में बन रहा है, हाँ ठीक है, और एक कुकर में बन रहा है, एल्युमिनियम है वो मेरे ख्याल से। जी, तो इतना अंतर कैसे आ रहा है? देखिए आयुर्वेद में हर छोटी चीज़ का बारे में बताया। आयुर्वेद में ये भी व्यवस्था की गई है कि आपकी किचन कैसी होनी चाहिए, आपका खाना आयुर्वेद में कहा गया है। जब भी आचार्य भागवत कहते हैं खाना जहाँ बने तो वहाँ धूप आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और रसोई घर पूरा खुला होना। आप देखते हैं, हम जब पुराने आप गांव में जाओगे तो सबके रसोई घर होते थे, बिल्कुल होते। और हवा का स्पर्श होना चाहिए, बिल्कुल। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तब वो खाना शुद्ध माना जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं खुला होना चाहिए, हाँ, हवा का स्पर्श होना चाहिए, और धूप मिलनी चाहिए, और धूप मिलनी चाहिए, हाँ, हल्की सी रोशनी जानी चाहिए धूप में। आजकल जो मॉडर्न किचन है वो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद ही है। किचन तो बंद थी, आपने कुकर भी बंद कर दिया। आप पका नहीं रहे हो, पकाना उसको बोलते हैं जो धीरे धीरे पकता, आप उसको उबाल रहे हो। तो पकाने में उबालने में बहुत अंतर है। हाँ, दोनों चीजें बहुत अंतर, अलग अलग चीजें। तो जब से हमारे देश में कुकर आया है और एल्युमिनियम आया है जी, तब से आप टीवी का रेशियो उठा लीजिए। हाँ, बहुत बड़ा है एल्युमिनियम। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग बेचारे जो गरीब तबका होता है उसमें टीवी ज़्यादा क्यों होती है, आप उनके पास जाइए, बर्तन जो भी मिलेगा वो एल्युमिनियम का ही मिलेगा। तो एल्युमिनियम धीमा जहर है। अगर मान लो किसी, ये बहुत पहले बताऊँ, अंग्रेज क्या करते थे, जब किसी कैदी को मारना होता था, हाँ, तो वो खाना देते थे एल्युमिनियम बर्तन में, हाँ, कि धीरे धीरे पॉइजन जाएगा, आप खत्म हो जाओगे। तो वही हो रहा है कि हम लोगों ने क्या, अपने जो बर्तन है वो घर से बाहर निकाल दिए स्टील वाले, और बोले तो धातु जाती है। जब किसी को खून की कमी हो जाती है तो हर डॉक्टर क्यों कहता है लोहे की कढ़ाई में खाना हो? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आयरन होता है लोहे। बिल्कुल। तो जब लोहे की कढ़ाई घिस के अंदर जा सकती तो एल्युमिनियम नहीं जाता होगा, आप बताइए। ऑब्वियसली बात। तो हमने अपने खान पान को, अपनी लाइफ स्टाइल को डैमेज किया, चेंज किया कि हम मॉडर्न हो गए। हाँ, क्योंकि हमने वेस्टर्न को कॉपी किया। हाँ, भारत की संस्कृति अलग है, यहाँ कुछ भी फास्ट नहीं, यहाँ स्लो है सब कुछ। हाँ, बिल्कुल सही है। हमारी भी दाल जो पकती है वो 1 घंटे में पकती है, हाँ, लेकिन कुकर में 5 मिनट में आप पका देते हो। हाँ, हाँ, तो वैसे ही आपने वेस्टर्न को कॉपी किया। अब 90% लोग क्या करते हैं, शाम को फ्रिज में सब्जियां रख देते हैं। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक जो गैस होती है फ्रिज में वो क्लोरीन और फ्लोरीन होती है। अच्छा, ठीक। जो इतनी खतरनाक गैस होती है, किसी भी मेटल को पार करके बाहर निकल जाती है, वही आपके खाने के साथ अंदर जा रही है। अब बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। अच्छा। एक होती है लाइफस्टाइल डिजीज, ये कोई बैक्टीरिया वायरस से आई हुई डिजीज। अच्छा। अब बैक्टीरिया वायरस से जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे क्या बैक्टीरिया वायरस, इससे आप दवाई से सही हो सकते हो। अब जो लाइफस्टाइल से आप आई, आपके खाने पीने से आई, विटामिन की कमी से आई, मिनरल्स की कमी से आई, हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए, तो वो दवाई से कैसे सही होगी? जब आप लाइफस्टाइल सही करोगे तभी तो सही होगी। तो हमें दवाइयों से जा रहा, लाइफस्टाइल आप सही करोगे, आप केयर की जगह क्योर कर लोगे। समझ गया मैं। हाँ, मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि जड़ पे काम करिए। हाँ, जड़ पे काम करें, आप मूल पे काम करिए। तो किसी चीज को दबाने से कोई फायदा नहीं है। दबाने से कोई फायदा नहीं है। तो आपकी बातों से एक चीज मुझे निकल के आ रही है कि जो एलोपैथ है वो दबाती है। हाँ,
वो उनका स्वास्थ्य कहता है, उनका स्वास्थ्य सिम्टम पे काम करता है। आपने कहा सिर में दर्द है तो हमने सिर की गोली लिख दी, दर्द की गोली। आपने कहा पैर में दर्द है तो पैर की, आपका बीपी बढ़ रहा तो बीपी की गोली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने कहा हमें बीपी बढ़ रहा तो हम उसके रूट कॉज पे काम करेंगे कि बीपी बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। बीपी बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके किडनी में प्रॉब्लम हो, बिल्कुल हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे हो। ठीक है। तो जब आप रूट कॉज पे काम करोगे तो निवारण अपने आप निकल आएगा। एक पेशेंट जाता है, चलिए मैं आप की बात को थोड़ा सा और जी पेशेंट साइड से अगर देखता हूँ, एक पेशेंट गया, एक एलोपैथ के किसी हॉस्पिटल में गया जी, या किसी ओपीडी में दिखाने गया जी, या किसी जगह गया आयुर्वेद के डॉक्टर के पास गया जी, उसी जगह पर वो आदमी 10 रुपए में अपने सर के दर्द का इलाज करके चला जाता है। उसी जगह जब आयुर्वेद के पास जाता है, आयुर्वेद वाला कहता है इसका 3 महीने इलाज चलेगा जी, 4 महीने इलाज चलेगा जी। अब इसमें क्या था, हमारे यहाँ तो मैंने आप शुरुआत में क्या कहा था, हमारे यहाँ तो ये भी व्यवस्था है कि आप बीमारी ना पड़ो। बिल्कुल है, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, आपने कहा सिर दर्द 10 रुपये, आपने कहा 10 रुपये में आपने कोई भी दवा, डिस्प्रिन या डिक्लोफेनेक कोई भी दवा आपने खाई, दर्द तो आपका कम हो गया, लेकिन उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट कहाँ से ले जाओगे, वो भी तो होंगे। लेकिन हमारे यहाँ दर्द हो रहा है तो क्या है, बात का दर्द है, हो सकता है इसका पेट खराब हो, हम लोग नाड़ी देखेंगे, पता करेंगे दोष कौन सा है, तो हमेशा के लिए सही कर देंगे। ये व्यवस्था हमारे यहाँ है, हम लोग जड़ पे काम करते हैं। आप बताइए दुनिया में माइग्रेन का इलाज है? आपने सिर दर्द की बात की तो माइग्रेन का इलाज आयुर्वेद में 110% है और बिल्कुल 40 से 50 रुपए में है। 40 से 50 रुपए में हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हाँ, आप अपने पेट को सही कर दीजिए, माइग्रेन सही हो गया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जिसको भी माइग्रेन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो अज्ञानता बस वो क्या, सिटी स्कैन कराता है। हाँ कराते हैं। सिटी स्कैन में कुछ निकलेगा नहीं, जब बीमारी वहाँ की नहीं, ब्रेन में कुछ है ही नहीं, तो सिटी स्कैन सबका नॉर्मल आएगा और आता भी है। एक माइग्रेन वाले पेशेंट को आप मुझे दिखाइए जिसका सिटी स्कैन में कुछ भी आया हो। तो एलोपैथ का डॉक्टर डायग्नोस कैसे करता है कि इसको माइग्रेन है? एलोपैथिक डायग्नोस क्या होती है, वो सिम्टम पे काम करती है। बिल्कुल होती है, ठीक है। आप सिम्टम देखे, आपने कहा सिर दर्द तो उन्होंने कहा माइग्रेन। हमारे यहाँ उनने हर बीमारी का अलग अलग नाम दे रखा है। कन्ने में दर्द है तो सर्वाइकल, यहाँ दर्द है तो माइग्रेन। तो नाम इतने भयानक रख दिए, तो आप समझो कितनी बड़ी बीमारी होगी माइग्रेन। माइग्रेन मतलब आपको इतना भारी वाला शब्द है कि पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी होगी। अच्छा, आपका माइग्रेन होता है पेट की खराबी, जिसका भी है, आप सीधी सी बात पूछिए, माइग्रेन हुआ, आपका पेट साफ होता है कि नहीं होता? आप उसके डाइजेशन सिस्टम को, उसकी अग्नि को प्रदीप्त कर दीजिए, बिल्कुल अपने आप माइग्रेन खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, माइग्रेन का कोई लेना देना नहीं है दर्द यहाँ ब्रेन से, पेट से लेना देना है। और दुख की बात ये होती है, जब बहुत क्रोनिक बीमारी हो जाती है तब आयुर्वेद के पास मरीज पहुंचता है, तब हम कहते हैं कि 3 महीने लगेंगे। आप शुरुआत में जाइए, एक स्टेट ऑफ इंडिया में ही है, जब फर्स्ट पेशेंट जाता है आयुर्वेद के पास, केरला। हाँ बिल्कुल, केरला में फर्स्ट पेशेंट आयुर्वेद के पास जाता है तो वहाँ आप देखिए लोग बीमार नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, केरला वन ऑफ द। हाँ, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत, आपको इस पर काम करना पड़ेगा कि आप ये सोचिए, इतनी तरक्की, इतना विज्ञान, इतना साइंस आ गया, तो आप हर घर में डायबिटीज़ क्यों घुस गई, हर घर में अर्थराइटिस क्यों घुस गई, हर बच्चे को शुगर क्यों हो रही है? बिल्कुल, आपकी लाइफ साइकिल कम हो गई, आप 60 साल जी जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लोग तो आज जो बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट उनके पास सारी चीज़ें, उसके बावजूद वो उनको कभी कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, जिस पे अभी मैंने बात करी, या कुछ भी हो जा रहा है, ऑल ऑफ सडन आदमी। मैं कई से लोगों को मैंने अभी रिसेंटली पाया है कि मैं 1 घंटे पहले बात कर रहा हूँ, हाँ कैसे, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मुझे खबर आ रही कि एक्सपायर हो गए, कि अभी खाना खा के बैठे थे, हाँ एक्सपायर हो गए। उसमें क्या किया, हम आपको बताएं, बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस नहीं है कि डायग्नोसिस नहीं बन पाती है, कि आपको चक्कर आया या बीपी बढ़ रहा है, तो आप बीपी की गोली खा रहे, तो आप ये नहीं कि हम सही हैं, आप हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, क्योंकि आपने अब तक डायग्नोस नहीं बनवाई। डायग्नोस प्रॉपर बननी चाहिए कि बीपी क्यों बढ़ रहा है, कि हमें दिक्कत क्यों हो रही है, एसिडिटी बन रही तो क्यों बन रही है। जब आप रूट कॉज पे काम कर लोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। जिन चीज़ों पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन हर बीमारियों के लिए 200 वीडियोस पड़े हुए हैं कि ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कई लोगों को देखा कि वो सोशल मीडिया के ट्रेंड को बिल्कुल पागलों की तरह भी फॉलो करते हैं, कि चलो इन्होंने बोला है चलो कर लेते हैं। उसके बावजूद भी उनको लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊँ,
अब इसमें आप रिजल्ट नहीं आ रहा तो ये नहीं कह सकता आयुर्वेद का। मैं सोशल मीडिया पर आप एक नहीं 1000 वीडियो आप देख लेना कि लोग कहते हैं अर्जुन की छाल एक होती है, हाँ, हार्ट में बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल। अब क्या है, प्रचार पूरी इंडिया में ये कर दिया, पूरी दुनिया में कर दिया कि अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाइए पीजिए। बिल्कुल। अब मेरा क्वेश्चन है, कौन सी आयुर्वेद की बुक में लिखा काढ़ा? आप मुझे दिखाइए आके। आप अर्जुन की छाल खराब नहीं, उसका जो उपयोग बताया है वो क्षीरपाक विधि से बताया गया। क्षीरपात विधि, हाँ, आचार्यों ने जो हमारी संहिताएं हैं उसमें क्षीरपाक विधि होती है। उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर आप मिलाइए, दूध मिलाइए, दूध में डालिए, जब चौथाई रह जाए जलते जलते 1 कप, तब आप पिएंगे, तब रिजल्ट मिलेगा। अब आपने अर्जुन की छाल डाल के और गर्म कर दिया और पी लिया, अनुपात होता है ना। तो आप कहोगे आयुर्वेद बेकार, आयुर्वेद बेकार नहीं, तरीका बेकार है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी लोग गूगल से जाके किसी बीमारी का खुद ही डॉक्टर बन के इलाज ढूंढ लेते हैं, तो वो सही नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं, और उससे क्या होता है, आपकी जो सभ्यता और संस्कृति पे उंगली उठती है। बिल्कुल उठती है। लोग क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमने, अब एक पेशेंट आता, वो कहता हमने 3 महीने अर्जुन की छाल पी, काढ़ा पिया और हमें हार्ट में कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपने कहाँ कैसे पिया, तो वो कहता है मैंने सुबह काढ़ा यूट्यूब पे देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था। तो मैं कहता हूँ उतना गलत नहीं, अब 15 दिन आप ऐसे करके पियो। जब 15 दिन बाद पी के आता तो कहता बहुत बढ़िया है ये चीज़। अच्छा, तो पहले क्या है, किसी दवा के बारे में, किसी ड्रग के बारे में पूरी जानकारी करिए और कि अच्छे वैद्य या डॉक्टर के सानिध्य में आके आप काम करिए। एक अच्छा डॉक्टर जो अभी आपने बोला और एक अच्छा वैद्य, हाँ। ये व्यक्ति कैसे निर्धारित करे कि ये अच्छा डॉक्टर है? आजकल अगर आयुर्वेद की भी बात करी जाए, मैं एलोपैथ की भी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग होते हैं डॉक्टर हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, और कुछ लोग बन के बैठे हैं। जी जी। एक नॉर्मल पेशेंट कैसे जस्टिफाई करेगा कि ये व्यक्ति सही है? ठीक है, पहले तो जस्टिफाई करने का एक तरीका है जी, आप पहले तो श्योर करिए कि डॉक्टर, सामने वाला डॉक्टर है कि नहीं है। यही मेरा क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा? आप सुनिए, तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, पहला तो आप कहिए किस, आप एलोपैथ से हैं कि आयुर्वेद से हैं। दूसरी बात ये, मेरा ये कहना है कोई भी दुनिया की दवा 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए किसी भी डिजीज में। आप बोल रहे हैं 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए? हाँ, टाइम। लोग पूरा 20-20 साल 30 साल से दवा खा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ उन्हें समझ जाना चाहिए ना कि या तो हम गलत पैथी में हैं या गलत डॉक्टर के पास हैं। अच्छा, हाँ, उनको समझ जाना चाहिए। पहले तो आपको थोड़ा बहुत खुद से भी इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें जो थायराइड हुआ, खुद से प्रश्न पूछो कि हमको, क्योंकि पेशेंट क्वेश्चन नहीं करता डॉक्टर से। आपको जैसे हमने बता दिया शुगर आपकी 300 आई, आप मेटफोर्मिन खाइए, कोई भी दवा खाइए, तो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए कि शुगर हुई क्यों? डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आपने मुझसे फीस ली तो आप मुझे बताइए। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता ना। आपको डायबिटीज़ हुई तो क्यों हुई, आपको कैंसर हुआ तो क्यों हुआ, ये क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा ना। तो इसका एक ही है कि हम लोगों को, जो आम आदमी है, उसको जागरूक करें और सवाल पूछना सीखें। मतलब सही प्रश्न पूछना। हाँ, सही प्रश्न पूछिए आप। जवाब से ज़्यादा जरूरी है सही प्रश्न। हाँ, और फिर दूसरा प्रश्न ये कि पूछिए अपने डॉक्टर साहब से, जो भी आप किसी भी डॉक्टर दिखा रहे, कि सर हमारी डायग्नोस हुई और हमको कितने दिन में आराम मिल जाए, क्या क्या लाइफ स्टाइल रही। केवल दवाइयों से मैनेजमेंट नहीं है, आप, मैंने कहा लाइफ स्टाइल डिजीज। जैसे ये भी प्रश्न आपको करना पड़ेगा कि मैं बीपी गोली तो खा रहा हूँ, सर मुझे वो भी लिख के दीजिए कि बीपी क्या खाने से हमारा बीपी बढ़ेगा और क्या ना खाएं हम। तो एक डाइट चार्ट बहुत ज़रूरी है। डाइट चार्ट, हाँ बिल्कुल। डाइट चार्ट तो गूगल पे या सोशल मीडिया पे या 200 ऐप ऐसे याद रखे हैं कि आप अपनी डिटेल बताइए और वो डाइट चार्ट। ठीक है सर, मैंने आपसे क्या, हर आदमी की बॉडी अलग अलग है। बिल्कुल है। हर किसी आदमी की प्रकृति अलग है, आयुर्वेद में जो प्रकृति कहते हैं जी। तो आप एक डाइट चार्ट हर किसी पर लागू नहीं कर सकते हैं। किसी की बॉडी सेंसिटिव है, किसी की नहीं है। आपको क्या है, दूध से एलर्जी है, हमको नहीं है, तो आप एक डाइट चार्ट से कॉमन नहीं कर सकते हो ना। कुछ चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल सबको दे सकते हो, बाकी सबको कॉमन नहीं कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ। सो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर लोगों के अगर हेयर फॉल हो रहे हैं जी, या स्किन में प्रॉब्लम आ रही है जी, एक्ने से इशू हो रहे हैं, POCD एक बीमारी होती है, हाँ, आपको पता होगा, और बहुत सारी, मतलब आजकल बिल्कुल रूटीन में बीमारियां हो गई कि जैसे आदमी डेली उठता है, सवेरे उठता है, अपनी सारी चीज़ें करता है, काम करता है, उसी तरह ये बीमारियां बिल्कुल आ रही हैं। जैसे आपने हेयर फॉल की बात की, हाँ, अब हेयर फॉल की जो आपने बात की, तो आयुर्वेद में इसका संबंध पेट से है।
हेयर की बीमारी पेट से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे बाल जो सफ़ेद हुए हैं वो पेट की वजह से बिल्कुल पेट की वजह से हुए। आप शैम्पू कितना भी लगा लो, कंडीशनर कितना भी लगा लो, कोई भी तेल लगा लो, क्यों नहीं हुए। अच्छा। और मुझे तो हंसी इंडिया में ये आती है, कोई एक्टर्स है, उसके हस्बैंड गंजे हैं, वो तेल का ऐड करती है क्यू कार्बन का। तो ये आप सोशल मीडिया में देख के, एक्टर्स को देख के आप कर रहे हो तो। और हम लोग एक एसके प्रोटोकॉल चलाते हैं, तो हमारे एसके प्रोटोकॉल, हाँ चलाते। आयुर्वेद में क्या है? हाँ, ये है मॉडर्न तरीके के, साइंटिफिक तरीके से हम आपको बीमारियों को समझाते हैं कि आपको बीमारी। उसी हमारी एक टीम है, हमारी टीम में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रिंस जी, 110% हेयर का इलाज करते हैं। अच्छा। और बिल्कुल आयुर्वेद तरीके से। अच्छा, बेहतरीन रिजल्ट है। कभी आपको मौका मिले उनसे मिलिएगा। तो बस एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैंने एसके, आपने एक वर्ड बोला एसके प्रोटोकॉल जी, ये आयुर्वेद में तो कहीं है ही नहीं। हाँ, आयुर्वेद में कहीं, हम लोग 21वीं सदी में हैं। ठीक है। अब आने वाली पीढ़ी नहीं समझेगी, हम बात पे समझाएंगे नहीं समझेगी, यही गलती की। हमें समय के साथ बदलना चाहिए। ठीक है। आप हमको ये भी बात क्या, ये भी समझाना, बात को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी समझाना है। और एसके प्रोटोकॉल, मैंने वो प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें आप हमारे पास कोई बीमारी लेके आए, हमारी टीम बैठती है, आपकी प्रॉपर रिपोर्ट को वर्कआउट करती है। आपको मेडिसिन की ज़रूरत है मेडिसिन, आपको पंचकर्म की ज़रूरत है पंचकर्म, आपको किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत तो मल्टीविटामिन। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी मेरे पास एक केस आया था, पिछले 10 साल से वो इंसुलिन ले रहा था। तो मेरा क्वेश्चन हुआ कि आप 10 साल, कई हॉस्पिटल की फाइल थी बहुत मोटी, तो मैंने कहा आपने इंसुलिन टेस्ट कराए, फास्टिंग इंसुलिन कराई? बोले किसी डॉक्टर ने नहीं बोला। जब आपको ये पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है कि नहीं बन रही है, फिर भी इंसुलिन क्यों ले रहे हैं? ठीक है। थायराइड का पेशेंट आता है इंडिया के अंदर, मेरे पास आते थायराइड के पेशेंट, केवल थायराइड चेक कराई, आपकी T3 T4 ऊपर नीचे हुआ, आपने थायरोक्सिन शुरू कर दी, मेडिसिन शुरू कर दी। ठीक है। लेकिन एंटी टीपीओ टेस्ट कोई नहीं कराता है। कौन सा टेस्ट? एंटी टीपीओ। एंटी टीपीओ, हाँ, ये टीपीओ टेस्ट बहुत से लोगों को नहीं मालूम। ये थायराइड के संबंध में होता है। इससे ही डायग्नोस बनेगी आपकी थायराइड सही होगी कि नहीं होगी। इससे आपको मैग्नीशियम का स्तर पता लगता है। इसलिए हमारे रिजल्ट 100% रहते हैं। आपने बोला एंटी टीपीओ, ठीक। क्या ये जो टेस्ट होता है वो एलोपैथ में होता है? हाँ, एलोपैथ में होता है। तो एलोपैथ वाले क्या कराते नहीं है? नहीं कराते। आप सुनिए मेरी बात, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। मैं एलोपैथ के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। देखो, मशीनरी उनने अपनी तकनीकी की, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। मैं दोनों को लेके चलता हूँ, बात करता हूँ। आप कैसे किसी को थायराइड मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो? केवल थायराइड टेस्ट करा के। ठीक। आप बताइए, किसी को शुगर हो जाएगी, शुगर पे आपने क्या फास्टिंग इंसुलिन कराई? आप केवल फास्टिंग शुगर करा लेते हो, H1C करा लेते हो। क्या आपने बीटा सेल चेक कराई? पेंक्रियाज हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बीटा सेल की स्थिति क्या है? कि शुगर की दवा स्टार्ट कर दी आपने। दूसरा मैं आपको बताऊं, शुगर की तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। शुगर के इलाज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हो हमको शुगर ना हो, ठीक है, बीपी ना हो, किडनी की कोई दिक्कत ना हो, हार्ट की दिक्कत ना हो, आप केवल एक चीज़ को सही कर। क्या? आप केवल लीवर को सही रखिए। लीवर को सही रखिए कैसे? आप किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाइए, ठीक है, गए। अगर वो 100 अल्ट्रासाउंड करता है पर डे, 100 से 150 जो भी करता हो, तो 100 में से 90 फैटी लीवर निकलेंगे। बिल्कुल। अब मैं सारा सार समझाता हूँ मॉडर्न तरीके से। जैसे शुगर वाले पेशेंट को कहता है आप चीनी छोड़ दो। बिल्कुल। मैं कहता हूँ चीनी का लेना देना शुगर से 2-3% है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आप कुछ भी खा रहे हो, आप चाहे रोटी खा रहे हो, चाहे दाल खा रहे हो, चाहे चावल खा रहे हो, वो तो अंदर तो ग्लूकोज ही बन रहा है। अब शुगर वाला मैं शुगर फ्री बिस्किट खा रहा हूँ, आप देखना प्रोपेगेंडा देखिए। हाँ। शुगर ही तो नहीं, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो है। बिल्कुल। अब कार्बोहाइड्रेट अंदर जाएगा, वो क्या बनेगा? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना, वो क्या बन रहा है? तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? खुद को, अपने आप को, कि मैं शुगर फ्री खा रहा हूँ। दुनिया की कोई भी चीज़ खाई अंदर शुगर ही बनती है। तो जैसे मैं अभी लीवर पे फैटी लीवर बात कर रहा था, जैसे क्या शुगर होती क्यों, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। कि जैसे ही हम कुछ खाते हैं, ठीक है, खाया, हमारे ब्लड में शुगर बनी, तो एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। इंसुलिन का काम है ट्रांसपोर्ट। ठीक। उसने क्या, ब्रेन ने सिग्नल दिया, इंसुलिन गई सेल के पास। बिल्कुल। मतलब इंसुलिन चाबी है, सेल से कहा दरवाज़ा खोलिए, मैं शुगर लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो अब जो सेल्स है वो बहुत चालाक है, उसे 5 ग्राम की ज़रूरत है, तो 5 ग्राम लेके उसने छोड़ दिया, गेट बंद कर लिया अपना।
अब बाकी ब्लड में घूम रही है शुगर। अब आपको टेस्ट कराओगे तो 300-200 दिखेगी राउंड बाई राउंड। अब ब्रेन कहता है लीवर से जी कि लीवर ऐसा करो नहीं तो इस आदमी को शुगर हो जाएगी। अच्छा। आप इसका कुछ करिए। बिल्कुल करिए। तो लीवर ये कहता है आप क्यों परेशान हो, मैं बैठा हूँ। तो लीवर तुरंत क्या करता है, उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। लीवर उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया जो आपकी शुगर हो। अब ये आप लाइफ स्टाइल सालों साल करते हो, लीवर बेचारा लगा हुआ है फैट में कन्वर्ट करते करते, एक दिन वो भी थक जाता तो उसकी परत चारों तरफ फैट हो जाता, वो फैटी लीवर। वही फैट की लेयर सेल के चारों तरफ हो जाती है। तो जो दरवाज़ा है, जो ताला था, उस पर भी फैट जम गया, तो वो इंसुलिन भी चाबी नहीं खोल पाती है, तो शुगर दिखती। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको शुगर बढ़ी, आपने दवा खाई, ठीक है, तो वो शुगर गई कहाँ डाउन होके? कहीं तो गई होगी बॉडी। बिल्कुल गई होगी। कहाँ गई? वो आपकी किडनी में स्टोर हो गई, आपके टिश्यू में स्टोर हो गई, आपकी मसल्स में चली गई। तो आगे चल के आप फिर किडनी की दवा खाते हो, बीपी की दवा खाते हो। तो मेरे कहने का मतलब है आप लीवर को ही सही कर दो ना। अच्छा, तो शुगर हो गई नहीं। होना चाहिए था लीवर का इलाज, बिल्कुल, और हो रहा है शुगर का इलाज। फिर शुगर के बाद आप बीपी के मरीज बनते हो। अब बीपी के मरीज जब आप बनते हो तो आपको घी बंद कर दिया जाता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल डर दिखा दिया जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो आप गए थे एक बीमारी का इलाज कराने और आप बीमारियों के मकड़ जाल में फंस गए और ज़िंदगी भर के लिए आप पेशेंट बन गए। आपको समझ में ही नहीं आया कहाँ क्या हो रहा था, लेकिन आपको इलाज करना था केवल लीवर का। यूथ जो आजकल का है जी, आपने मुझे पूरा एक रोड मैप दिया जी बीमारियों का। यूथ चाहता है मैगी की तरह इंस्टेंट सॉल्यूशंस, ठीक। आयुर्वेद काम करता है एज लाइक कि एक प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप। तो या तो यूथ अपना, आपकी जो मुझे बात से समझ में आ रहा है कि या तो यूथ अपना पैटर्न बदले जी। क्या आयुर्वेद में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करना? क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो चाहता है कि बस इधर मैंने दवा खाई या कुछ भी यूज़ किया और इंस्टेंटली मुझे रिजल्ट आना चालू करे। इसके कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ जी, बताइए। वो जैसे आजकल डेली लाइफ स्टाइल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्किन पे वो चाहता है कि हमारी जो स्किन है वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। हेयर पे आपने बताया कि आपके एक डॉक्टर हैं जो काम करते हैं। वेट लॉस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये क्या आयुर्वेद से हो सकता है पॉसिबल कि कम टाइम में एक अच्छा रिजल्ट मिलना, या नहीं हो सकता है? अच्छा ठीक है, आपने एक लेडीज मेरे पास आई तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये बताइए आप कुकर में दाल क्यों बनाते हैं? तो उनका आंसर आया मेरा टाइम बचता है, टाइम बचता है। तो हमने कहा जो टाइम बीमार होकर डॉक्टर को देते हो जाके, वो भाई आप टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हो तो जो डॉक्टर को फीस भी देते हो और टाइम भी देते हो, घंटों आईसीयू में रहते हो, वो टाइम नहीं जोड़ोगे आप? समझ गया, सही है। तो आपको तो टाइमिंग मैनेजमेंट ही नहीं आता। पहले तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए। आप अगर टाइम ही बचा रहे हो, जल्दी चाहते हो, और आयुर्वेदिक जैसे आपने फास्ट किया, आप किसी को सीवियर गैस्ट्राइटिस हुई, बिल्कुल हुई, अब वो एडमिट हुआ, आप आरटी डालते हो उसको तो 8 घंटे में आराम मिलता है। और मैं आयुर्वेद में आपको बता रहा हूँ, आप 10 ml से 15 ml आप एरंड का तेल गर्म दूध में पिला दीजिए, 5 मिनट में पोटी हो जाएगी। इससे फास्ट और क्या चाहिए? फिर से बताएंगे। किसी को गैस्ट्राइटिस हुई, ठीक है, अब वो हॉस्पिटल में जाता है, बड़ा परेशान है, पेट फूल गया, आप नाक से फूड लाइन डालोगे, आप आरटी डालोगे नाक से, तो 8 घंटे में लगभग 8 से 12 24 घंटे भी लगते हैं सही होने में। लेकिन आयुर्वेद में एरंड तेल 15 ml आप गरम, हल्के गरम दूध में मिला के पिला दीजिए या पानी में पिला दीजिए, किसी भी तरीके से 5 मिनट में पेट साफ हो जाता है। अब इससे फास्ट और क्या चाहिए? ठीक है, आयुर्वेद बहुत फास्ट है। आयुर्वेद बहुत फास्ट है, बहुत। आप ये बताइए आयुर्वेद कितना फास्ट है? आप ये कहते हो कि हम कोई बीमारी पूरा टाइम ले रहे हो आप। हाँ, वो आप किसी को कैंसर हो जाए, हाँ, या शुगर हो जाए, आप कहते हो पूरी ज़िंदगी, पूरा आपने तो पूरी ज़िंदगी का टाइम ले लिया। हम तो तब भी कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल तरीके आपका पैसा भी बचाएंगे और 2-3 साल में सही कर देंगे, बड़ी सुविधा, या 3 महीने में सही कर देंगे। जबकि पेशेंट हमारे पास क्रोनिक अगर शुरुआत में ही आ जाए तो हम ऐसा भी नहीं बोलते हैं। राइट। हाँ, तो इंडिया में, और इंडिया में कुछ फास्ट है नहीं। इंडिया की संस्कृति सभ्यता ऐसी रही, यहाँ फास्ट फूड, तो जब फास्ट कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ जब बताइए आप, गेहूँ की फसल कितने दिन में तैयार होती है? पूरा सीजन में थी, जो भी है 3 महीने 4 महीने लगते हैं। एक बच्चा तैयार करने में 9 महीने लगते हैं। आप ये बताइए, जब यहाँ तो बच्चा भी 1 महीने में हो जाना चाहिए फास्ट अगर चाहिए। राइट। तो
दूसरा मैं आपको देता हूँ, जब आप फसल पैदा करते हो, तैयारी करते हो, तो वैसे लाइफ स्टाइल की तैयारी, जब आप पैदा होकर दुनिया में आए हो तो अपने को शरीर बनाने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। तो यूथ कुछ नहीं होता, यूथ मसल्स बनाने में लगा। एक ट्रेंड और चला है आजकल, हाँ, कि बड़ा मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, कार्बोहाइड्रेट खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाइए जी, मसल्स गेन करनी है जी। अब हमको ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट आप इतना खा के करोगे क्या? सही है। प्रोटीन खा के करोगे क्या? उतना तो मिल ही रहा ना, उतना ही खाओ जितना ज़रूरत है। अच्छा, जो भी बॉडी बिल्डर क्या करते हैं हम आपको बताएं, जो मर रहे हार्ट अटैक का, उन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज की, उसके बाद शेक पीते हैं। आजकल वो आता है ना शेक बना के, आप ओवर प्रोटीन लेते हो तो किडनी ज़्यादा फिल्टर करती है और किडनी लूज जाती है और बीपी सडनली बढ़ता है और आप ख़त्म हो जाते हो। अच्छा, हाँ, आपको उसमें कोई सिम्टम ही नहीं मिलेगा। और प्रोटीन वाले जो शेक पीता हो, आप उसकी सोनोग्राफी करा लीजिए, उसका फैटी लीवर मिलेगा ही मिलेगा। आपको ताकत चाहिए ना, आयुर्वेद में इससे बढ़िया कुछ पूरे दुनिया, अमेरिका इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, अश्वगंधा खाइए ना, मूसली खाइए ना, सफ़ेद मूसली खाइए, उससे ज़्यादा ताकत होगी, प्रोटीन होगा किसी में। आपने बोला कि सफ़ेद मूसली खाइए, हाँ, आपने बोला अश्वगंधा खाइए, हाँ। अब किस चीज़ को कैसे खाना है, कैसे पता चलेगा? हाँ, इसको अश्वगंधा है, ये आयुर्वेद का डॉक्टर डिसाइड करता है। आयुर्वेद का डॉक्टर, हाँ, डिसाइड करेगा। आयुर्वेद का जो डॉक्टर होगा, आपकी प्रकृति देखा, वजन देखेगा, क्योंकि आपको हैवी डोज भी ना हो जाए, बिल्कुल उसके गाइडेंस में जाइए। अश्वगंधा जितनी ताकत पूरी दुनिया में किसी प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है। अच्छा बताइए, पूरी दुनिया में जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, टैबलेट बनती हैं स्टेमिना बूस्ट के लिए, सब में अश्वगंधा क्यों डालते हैं भाई? सफ़ेद मूसली भी डालते हैं। डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। लेकिन और मैं आपको बताऊं, अमेरिका पिछले कई सालों से अश्वगंधा पेटेंट लेने की कोशिश कर रहा है। अश्वगंधा का पेटेंट? हाँ, नीम का पेटेंट ऑलरेडी ले चुका है। अच्छा, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ कहीं भी नीम मिल जाता है, अश्वगंधा अवेलेबल हो, तो हम लोग वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि हमने जब से वेस्टर्न की तरफ देखना शुरू कर दिया, तब से हमारा विकास नहीं विनाश हुआ है। यूरोप ने फ्रिज बनाया था दवाइयों के लिए, क्यों? वहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। हमारे यहाँ तो सर्दी भी बराबर पड़ती है, गर्मी से इतने मौसम तो किसी कंट्री में नहीं है, तो हमने उसमें खाना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। तो इंसान को अपनी गलती तो अभी प्रकृति आपको भुगत रही है। तो आपकी जैसी देश की संस्कृति है, आपका माहौल कैसा, आपको उस हिसाब से लाइफ स्टाइल करनी पड़ेगी। आपके यहाँ कभी मैदा नहीं देखने को मिलता, अब घर घर में मैदा हो गया। आप तो गुड़ खाने वाले लोग थे, चीनी कहाँ से आ गई? अगर खाने पीने का सवाल है तो हमको जैसे हमारी देश की संस्कृति है, जो हमारे आचार्य सूत्र बता गए हैं जी, उस पे आपको आना पड़ेगा, उस लाइफ स्टाइल को जीना पड़ेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो। और मैं आपको एक सूत्र दे के जा रहा हूँ यहाँ जी, तो आपको किसी डॉक्टर या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कोई भी वाली खाने की चीज़ आपके सामने आती है जी, तो आपको ये देखना है कि ये इंसान ने बनाई है या भगवान ने बनाई है। अच्छा, अभी तो बीच में बोला जाने लगा कि दूध है, हाँ, घी है, इसको खाना बंद कर दो। बिल्कुल, देखिए आप जैसे मैं ये दूध वाला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा कंट्रोवर्सी है, पर मेरा पर्सनली आज की डेट में है तो आप दूध पी रहे हो अच्छी बात है, पर दूध छोड़ दो, मत पियो। आप दूध पी रहे हो 15 दिन छोड़ के देखो, अगर आप बीपी है तो बीपी कम होने लगेगा, आपका शुगर है तो शुगर मेंटेन करने लगे। आप दूध पीना कौन सा, आप देखिए चीज़ों को समझिए। और हम लोग दूध पीते हैं जर्सी गाय का, ये अमेरिकन गाय है। अब पहली मेरी शर्त यह है, दूध उस गाय का पीना चाहिए कि पहले हमारे ऋषि मुनि कहते थे जो गाय जंगलों में चरती थी वो जड़ी बूटी खाती थी, उसके दूध में आता था, तो हमें हेल्दी रहते थे। और गाय को कोई इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए, तो आप दूध पीजिए। जो आप उसे चारा डालते हो वो चारा केमिकल फ्री होना चाहिए, आप वो दूध पीजिए, फ़ायदा। लेकिन आप दूध कहाँ पी रहे हो, आप तो जहर पी रहे हो। तो मतलब ये जो इतने पैकेट्स में दूध आता है, बिल्कुल मत पीजिए। ये पैकेट वाला दूध केमिकल है, आपको कोई ताकत नहीं देता, कोई एनर्जी नहीं देता, केवल दिमाग में केमिकल लोचा कर दिया आपके कि हमने दूध पिया संतुष्टि के लिए, हमें ताकत आ रही। और मेरे कहने से आप किसी का बीपी बढ़ा हो, बीपी गोली खा रहा हो, शुगर की गोली खा रहा हो, कोई भी टैबलेट खा रहा हो, आप 15-20 दिन के लिए दूध छोड़ के देख लीजिए। एक ऐसा डाइट चार्ट अगर बताएं, हाँ, जिससे मतलब बीमारियां दूर रहे और आदमी स्वस्थ ज्यादा रहे। ऐसा आयुर्वेद में व्यवस्था है। मतलब हर उम्र के लिए एक ही है या अलग अलग? नहीं, आयुर्वेद में कॉमन 10-20 चीज़ें बताई गई। अच्छा,
जिसको आप करेंगे आप बीमारी ना पड़ो। मैंने आपने कहा पहले ही बताया था आयुर्वेद में यही व्यवस्था है कि आप बीमार ना पड़िए। तो मैं डाट चार्ज में आपको बताना चाह रहा हूँ। बताइए। सबसे पहली बात, आप आयुर्वेद में कहा गया भोजनांते विषमवारी, मतलब भोजन के बाद पानी पीना जहर के समान है। आप 1-2 घूंट पी सकते हो जी। आप क्या 2-2 3-3 गिलास पी लेते हो? समझ रहा हूं। दूसरा, अगर आपको घुटने सही चाहिए तो कभी आप खड़े होकर पानी मत पीजिए। दूसरा, जब भी आप खाना खाएं जी तो पहले सलाद खाइए। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले रोटी खाते हैं फिर सलाद खाते हैं। आप पहले सलाद खाओगे, जब आप 1-2 प्लेट सलाद खा लोगे तो आपने एल्कलाइन डाइट ज़्यादा खा ली। ठीक। उसके बाद आप खाना खाइए। और सुबह जब सूर्य उगे उसके बाद अपनी अग्नि बोलते हैं, इसको अग्नि बोलते हैं भूख को, हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक भाषा है अग्नि, प्रदीप्त होती है, मतलब बहुत अच्छी से जलती है। तो आप खाना खाओगे तो आपको पूरी न्यूट्रिशन मिलेगी, ये व्यवस्था है। और रात शाम को सूर्यास्त के बाद खाना बंद कर दीजिए। आप देखिए बीपी घटने लगेगा। आप कोई दवा नहीं चाहते, आप ये नियम अपना लीजिए, बाकी आप देखिए स्वस्थ, आप बीपी गोली ना थायराइड ना कुछ नहीं होगा। पंचक्रम होती है या पंचकर्मा लोग बोलते हैं? नहीं, हाँ जैसे, हाँ बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। पंचकर्म होता है, पंचकर्मा योग होता है या योगा, ये 21वीं सदी है, योग को योगा कर दिया, पंचकर्म को पंचकर्मा कर दिया। योग है, योगा करते हैं, योग होता है सही। योगा है, पंचकर्म होता है पंचकर्मा करते हैं। ये मतलब शब्दों के साथ खेलते रहते हैं लोग। पंचकर्मा बड़ा हाईटेक शब्द, हाँ पंचकर्म नहीं आता इतना मजा। शब्दों के साथ खेलने का तरीका है लोगों के अपने अपने, पर चीज तो वही है। पंचकर्म जो आदमी हर 6 महीने 3 महीने में नहीं, 6 महीने में कराएंगे, उसके 20 साल गारंटी जीवन में बढ़ जाएगा। शरीर की सर्विस हो जाती है, आपका लीवर क्लीन हो जाता है, आपकी आंत क्लीन हो जाती है, पूरे डिटॉक्स हो जाते हो आप। और ये आप देखिए जितने भी ये केरल बड़े बड़े एक्टर क्या करने जाते हैं, ये बड़े बड़े नेता क्या करने जाते हैं, सब डिटॉक्स कराने जाते हैं अपने आप, सब पंचकर्म। तो केरल के लिए आपने कई बार बोला, तो केरल ही क्यों जाते हैं? अच्छा, केरल वो स्टेट है इंडिया का जिसने आयुर्वेद को खत्म नहीं होने दिया, और इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग केरल के हैं। सबसे ज़्यादा हमारी साक्षरता केरल में है। बिल्कुल है। तो वो समझते हैं क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। आप एक तरफ कह रहे हो कि 10,000 में इलाज हो जाता है, आपने कई लोगों का किया भी होगा। हाँ बिल्कुल किया होगा। हाँ, आजकल एक छोटी सी चीज होती है सोशल मीडिया पे बूम हो जाती है जी। क्या ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ ही डॉक्टर्स को पता होगा? हाँ। बहुत से डॉक्टर्स को पता होगा। हाँ। तो उसके बारे में इतनी अवेयरनेस आपके ही इंडस्ट्री के लोग या आयुर्वेद के लोगों ने इतना ज़्यादा उसको प्रमोट क्यों नहीं किया? हाँ, मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन एक दिन मैंने अपने आप से किया था। मुझे पूरी इंडिया में कोई डॉक्टर नहीं दिखा, सिर्फ एक डॉक्टर साहब दिखे, वो इस समय दुनिया में नहीं है। राजस्थान के डॉक्टर साहब थे, ओपी वर्मा। अच्छा। हाँ, वो करते थे, वो लंदन से एमबीबीएस करके आए, एमबीबीएस एमडी थे। उन्होंने ये ट्रीटमेंट यहाँ शुरू किया था, अकेले वो इंडिया में करते थे, और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। 2-4 दिन पहले एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया के, तो वो कह रहे थे मैं आने वाले समय में कि हेल्थ के सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा। वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उनको कैसे मालूम कि हेल्थ इंडस्ट्री बूम करेगी? बिल्कुल सही है। उनको ऐसे मालूम है कि जो माहौल बनाया गया है उससे लोग बीमारी पड़ेंगे, सही नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है, फॉरेन में जो जोहानाबार्ग का ट्रीटमेंट कई जगह सेंटर हैं। अच्छा। अपने इंडिया के लोग चुपचाप जाते हैं, वहाँ इलाज करा के आते हैं और फिर यहाँ प्रचार करते हैं कीमो का। मैं इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँगा। कैंसर की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ भी होती है। हाँ, हम मेटा स्टेज। मैं अभी हमारे बहुत नियर एंड डियर थे। उनको पहले हुआ, उन्होंने अपना ऑपरेशन वगैरह कराया, कुछ समय बाद दोबारा से डिटेक्ट हुआ, उनको पता चला उनकी पूरी हड्डियों में एंड पूरी बॉडी में कैंसर हो गया, फैल चुका। अब अगर थर्ड स्टेज का आदमी आता है, हाँ, तो कितने परसेंट? एलोपैथ वाला आदमी कहता है कि अगर कीमो से किसी तरह, उसमें तो एलोपैथ वालों ने भी कह दिया था कि जब तक चल रहे हैं हम लोग, हाँ, प्रयास कर रहे हैं, हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, ट्राई टू ट्रायल। हाँ, ट्राई टू ट्रायल। हाँ, अब हम आपसे करें कैंसर सेल का भोजन क्या है? एसिडिक खाना। अगर हम उस भोजन को ही बंद कर दे तो वो अपने आप मर जाएगी। थर्ड स्टेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं थर्ड स्टेज की मैं भी बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेज में आदमी पहुंचा, हाँ, आदमी ने सारी चीजें, डॉक्टर सीधे, हाँ, इसी कंडीशन में आदमी हॉस्पिटल पहुंच चुका हो। मेरी बात सुनिए, ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न का है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट स्टेज का है नहीं।
हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट चलता है दोष का, वात पित्त और कफ का। हमारे यहाँ फर्स्ट सेकंड, ये तो मॉडर्न कहता है। हमारे यहाँ रोग है, चाहे वो फर्स्ट का हो चाहे सेकंड का हो। अच्छा, हमें रूट कॉज पे काम करना है। बिल्कुल। आपको कैंसर हुआ तो कैंसर को आपने कैंसर सेल को क्या कीमो करके जलाया, आपने खत्म करने की कोशिश की, पर मुझे वो रहना कि वो बाइंड ना करे, 1 से 2, 2 से 3 ना बने, मुझे वहां काम करना है कि रुक ना पाए, रुक जाए। तो कैंसर का सबसे क्या कारण है, आप उसको ऑक्सीजन बढ़ा दो, वहां सेल में ऑक्सीजन बढ़ा दो, और आप उसका एसिडिक खाना बंद कर दो। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी आपके बहुत उनकी वो MBBS उनकी पत्नी है, और बिहार वो सॉरी पंजाब में मंत्री रहे सिद्धू जी, जो प्लेयर रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उनकी पत्नी तो स्वास्थ्य मंत्री रही ना। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने जब कहा कि हमारी पत्नी का कैंसर सही हुआ और मना कर दिया गया था, तो उन्होंने कैसे सही किया, एल्कलाइन डाइट से सही किया। एक तरफ आप कीमो दे रहे हो, बाकी बात सब एसिडिक खाना खिला रहे हो, कैसे हो जाएगा। अब एक रूम है, उसमें AC चल रही है, पूरी रात आप AC चलाते हो, रूम बंद है, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, ऑक्सीजन लेवल तो डाउन हो गया। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। ब्रेस्ट कैंसर, मैंने एक बात कही, आप 6 बजे के बाद जो भी खाओगे वो ट्यूमर बनेगा, गांठ बनेगा, कैंसर बनेगा। आप जैसे ये प्रोटोकॉल यूज करते हो, खाना बंद करते हो, जैसे मैं बता रहा हूं, आपकी गांठ कम होने लगेगी, आपका BP कम होने लगेगा, आप नॉर्मल होने लगोगे। आपने हम लोगों ने भी कैंसर पे भी बात करी है। ओके सर, थोड़ा अगर मॉडर्न लाइफ स्टाइल की कुछ बीमारियों पर हम लोग बात कर लें, जो हम लोगों ने बीच में भी कई बार करी थी, यूथ पर ही मैं बात कर लेता हूँ। हाँ। स्किन पर आदमी इतना सारे चीज़ें यूज करता है, ठीक है, स्किन में कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, हाँ। किसी एक नुस्खा है, आप अपना लीजिए। एक रक्त मुच्छड़ आयुर्वेद में एक प्रक्रिया होती है, रक्त मुच्छड़ कहते हैं, चाइना में इसको कहते हैं ब्लड कपिंग। अब चाइना ले लिया, हमारे नाम रख लिया ब्लड कपिंग, कप लाए उससे कर दिया। तो हमारी व्यवस्था है, जहां भी स्किन में देखो आप खराब ब्लड निकाल दो बाहर, टॉक्सिक फ्री हो जाए, टॉक्सिक। दूसरा एक आयुर्वेद में औषधि आती है कुटकी। अच्छा, कुटकी का आप काढ़ा बना के पीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और नमक और दूध की चीजें एक साथ बंद कर दिए, स्किन आपकी बहुत सही होगी। आज के पूरे उसका मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जी, कि आयुर्वेद का सबसे मिसकंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन तो यही हो सकता है, जैसे जनरली आपने बहुत पहले ही बता दिया था कि स्लो काम करता है, या आयुर्वेद आयुर्वेद बहुत महंगा है। पहला तो कि आयुर्वेद बहुत महंगा है, टाइम बहुत लगता है, बहुत स्लो है, रिजल्ट नहीं मिलते हैं जी। हाँ, ये सब कॉमन बातें हैं जो आयुर्वेद में मतलब समाज में फैली हुई हैं आयुर्वेद के बारे में, पर दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत बातें हैं। अच्छा। आयुर्वेद जितना फास्ट कोई पैथी काम नहीं कर सकती है। आपको कहीं दर्द हो जी, आप एक प्रोसेस होता है अग्निकर्मा जी, आप उसको करिए जी, आप उसको कराएंगे तुरंत दर्द में आराम मिलेगा विद इन। जितना जल्दी एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं करते उससे पहले याद हम देते। और कितना फास्ट चाहिए आपको, महंगा बिल्कुल नहीं है, आयुर्वेद बहुत सस्ता है। आप एनीमा खरीदने जाते हो, किसी को गैस्ट्राइटिस हो जाती है, एनीमा का रेट होता है 100 से 150 रुपये जी। आप एरंड तिल का एनीमा दे दो, 15 रुपये का है, वो करेगा 10 मिनट में काम, ये करेगा 1 ही मिनट में काम। तो इतना सस्ता है, महंगा तो बना दिया गया। आप शुरुआत में आइए, सस्ता है बिल्कुल। आप ही बताइए, आयुर्वेद ने अगर आपकी बाईपास सर्जरी बचा दी और आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे के सर्जरी करा रहे हो, फिर भी गारंटी नहीं है, तो आयुर्वेद सस्ता है महंगा? आप बताइए। बिल्कुल सही बात है। हमने अगर एक ऑपरेशन बचा दिया, आपका शरीर को बचा दिया, तो हम महंगे कहाँ हुए? बिल्कुल सही बात है। आयुर्वेद बिल्कुल सस्ता है। आप टाइम को देखिए, आपके टाइम को बचाता है, आपके शरीर को बचाता है, आपके पैसे को बचाता है। आप लाखों करोड़ रुपए दे के आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, डॉक्टर खेल रहे हो, हॉस्पिटल चक्कर खा रहे हो, आप आयुर्वेद में जाइए, स्वस्थ रहिए और निरोग रहिए। चलिए, आपने एक बात बोली, आजकल का तो यूथ मास्टरबेशन बहुत बड़ा कॉज आ गया है आजकल। हाँ, बिल्कुल ठीक जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे अधिकतर आजकल तो एज का कुछ वो नहीं बचा, बैरियर नहीं बचा कि इस उम्र के ही लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। कैसे आदमी अपने दिमाग को, एक यूथ की बात कर रहा हूँ, किसी भी उम्र के आदमी की बात कर रहा हूँ, कैसे आदमी अपने माइंड्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है? मतलब आजकल तो मैं लोगों को देखता हूँ कि 8 घंटे अगर काम कर लिया, स्ट्रेस
हर दूसरा आदमी स्ट्रेस में घूम रहा है, जिससे पूछ लो कि भाई मुझे बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी अगर उसके ऊपर ओवर काम आ जाता है उसकी। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी को मानता हूँ तो डिप्रेशन को मानता हूँ। अच्छा। किसी ज़माने में डिप्रेशन को बीमारी नहीं मानता था। मगर कैसे लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं? बिल्कुल सही। क्योंकि मैं 2 साल डिप्रेशन में खुद गुजरा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं 2 साल मतलब दवाइयों पे था। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आपके रिश्ते खा जाती है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपका दुश्मन है, उससे भी बद्दुआ मत दो कि डिप्रेशन हो। इससे बुरी बीमारी में कैंसर को भी नहीं मानता। आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। अब ये क्यों होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। आप डॉक्टर के पास गए, बिल्कुल गया, वो दवा देता, काउंसलिंग नहीं करता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं इस बीमारी से गुजरा हूँ, तो डिप्रेशन में दवाई ज़रूरत नहीं होती है, केवल सहयोग की ज़रूरत होती है। और उस समय बड़ी बदकिस्मती होती है उस आदमी की, जब वो डिप्रेशन गुजर रहा था, रिश्ते तो वो ख़राब कर लेता अपने, तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। और लोग कहते हैं वो चिड़चिड़ा हो गया। चिड़चिड़ा, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसे मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा, अभी हम लोग जैसे हमने अभी इसके प्रोटोकॉल की बात की, इसमें हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि सामने हमारी टीम को 1 घंटा मतलब सोशल मीडिया पे केवल ऐसे लोगों से बात करेगी, केवल काउंसलिंग करेंगे। आपकी कोई परेशानी है तो हम आपसे सपोर्ट करें। कैसे आप, जैसे आपने बोला कि काउंसिल करेंगे, हाँ, तो कैसे आदमी आपसे कनेक्ट कर सकता है? हाँ, कनेक्ट, उसके लिए हम लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। अच्छा। बहुत जल्द सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। उसकी एक जैसा ग्रुप मान लो, चाहे पेज बनेगा, कुछ भी बनेगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। जो भी मतलब ऐसे कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक आदमी जब सुसाइड करता है तो लोग ये कहते हैं कि उसने सुसाइड कर ली, दैट इज रॉन्ग। वो मर तो बहुत पहले चुका था, उस दिन केवल क्रियाकर्म हुआ, केवल प्रक्रिया पूरी, मर तो उसे दुनिया ने बहुत पहले दिया था, मार दिया था। कोई आदमी जब वहाँ उस जगह तक पहुँचा होगा तो कितना उसने सर्वाइव किया होगा, उसे मानसिक सपोर्ट नहीं मिला। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन बना, उससे कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, जैसे आप मेरे फ्रेंड हो, मैं डिप्रेशन में हूँ, अब आप मुझसे बात करना चाहते हो, मैं चिड़चिड़ा हो गया, आपसे गलत बोल दूंगा, तो आपने कहा बड़ा एटीट्यूड में, एटीट्यूड में मेरी बीमारी है। तो मानसिक दवाइयों से ज़्यादा मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और इस चीज़ पर कोई काम ही नहीं कर रहा। यूथ पूरा डिप्रेशन की वजह से बर्बाद हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, डिप्रेशन किस चीज़ का है कि कोचिंग करने गया, आपको एक्सपेक्ट अपने बच्चे से, बच्चा टेस्ट निकाले ही निकाले, अगर धोखे से नहीं, कौन सी आफत आ गई भाई? अगर बच्चा आपका पढ़ा नंबर फर्स्ट नहीं आया तो आप मार्कशीटें इकट्ठी कर रहे हो। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, आप नंबर फर्स्ट लेके क्या करो, आने वाला ज़माना तो एआई का है, आपका स्किल ही खत्म हो जाएगा। स्किल वाले लोग चलेंगे, एजुकेट डिग्री का क्या करोगे आप? तो मेरा कहने का मतलब है, जो नौजवान युवा है, माँ बाप से ये गुजारिश है, अपने बच्चे की स्किल पे काम करिए। आप ये मत प्रेशर बनाइए कि हाँ तुमको MBBS निकालना ही निकालना है, आपको IIT निकालनी ही निकालनी है। कोई तो खूबी होगी आपके बच्चे में, उसको इम्प्लीमेंट करिए, आप उससे बात करिए। और मेरा बड़े तजुर्बे से मैं बात कह रहा हूँ, किसी भी पिता को जब बच्चा जवान हो जाए तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे और बेटी को दोस्त नहीं बनाया तो कोई और दोस्त बना देगा उसको, और गलत रास्ते पर चला जाएगा। बिल्कुल, लड़के बात ही नहीं कर पाते अपने पिता से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, बहुत अच्छी सारी जानकारी दी। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। धन्यवाद आपका हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, या जो भी आपने देखा हो, तो उसमें अगर आपको कुछ भी वैल्यूबल कंटेंट लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि हमें अपने कंटेंट में कुछ और वैल्यू एडिशन करनी हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। साथ ही जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या चीज़ें हम अपने कंटेंट में ऐड करें जिससे हम और आप दोनों एक दूसरे को अपग्रेड कर सकें। तो जल्द ही हम लोग नए एपिसोड या नए पॉडकास्ट के साथ आपको जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।